आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रुप सी से रिलेटेड पोस्टों में जो CET के थ्रू होंगी उन भर्तियों के बारे में बात करेंगे। जो सरकार ने कल ही एक नोटिफिकेशन डाला है जिसमें उसमें डाला गया है कि सिलेबस क्या होगा और रिजर्वेशन वगैरह कट ऑफ वगैरह किस तरह से होगी, किस पोस्टों के लिए किस तरह से होंगी, कितनी पोस्टें होंगी तो कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, एज लिमिट वगैरह, रिलैक्सेशन जो भी हैं टोटल डिटेल आज हम उनकी जानकारी देखेंगे। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देखो नंबर 1 पे डाला गया इंट्रोडक्शन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कट ऑफ डेट। इंट्रोडक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो लगभग सभी को पता है, लगभग सभी ने अपने फॉर्म भी भर चुके हैं अभी तक। तो इसमें दे रखा है जो भी है, जो 8 जुलाई है, लास्ट डेट भी 8 जुलाई। द एडवर्टाइजमेंट वुड लाइक बी इन्फॉर्म दोज डिजर्व्स एंड अपीयरिंग द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पर्पज ऑफ होल्ड इन द, जो अगस्त 2022 में दे रखा है। अभी उनकी डेट फाइनल नहीं हुई कि कब होगा। आपका पेपर पोर्टल पर दे रखा है कि 8 जुलाई, बिफोर 8 जुलाई 2022 तक, 8 जुलाई 2022 तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे। दोज हु ऑलरेडी अप्लाइड द designated portal and paid the fees shall be eligible for the CET test purpose of conduct in अगस्त 2022। देखो अब देखते हैं कि उन्होंने दे रखा है कि जो भी है, देखो द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ CET 8 जुलाई 2022 एंड फीस की लास्ट डेट है वो 13 जुलाई 2022 है। इस तरह से दे रखा है। देखो आफ्टर, उसके बाद में दे रखा है इन्होंने, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ CET रिजल्ट कमीशन शैल बी इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ CET स्कोर नोन द वेदर द कैंडिडेट इज विलिंग अपे द स्किल एंड रिटर्न एग्जाम दैट द पोस्ट। उन्होंने कह रहा है कि आफ्टर डिक्लेरेशन द CET का रिजल्ट होने के बाद में, डिक्लेयर होने के बाद में, कमीशन शैल बी इनवाइट एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। और वो कह रहा है कि कमीशन जो HSSC है ना वो एलिजिबल कैंडिडेटों को बुलाएगी। जैसे किसी भी पोस्ट के लिए जितनी भी पोस्ट आएंगी ना, उनसे जो भी HSSC का क्राइटेरिया है कि भाई 5 गुना बुलाना है या 10 गुना या 8 गुना, जितने भी गुना बुलाते हैं कैंडिडेट उसके हिसाब से। मान लीजिए किसी की पोस्ट है 2000 तो उनको 4 गुना बुलाना है तो 4 गुना ही कैंडिडेट बुलाएंगे, यानी कि 8000 जो CET में पेपर देंगे ग्रुप सी का, उनमें से जो ऊपर के 8000 होंगे और उनके द्वारा प्रीफ्रेंस भराई जाएगी। ये नहीं कि जिसका 1 नंबर की रैंक है अगर वो उसमें भरेगा तो ही एलिजिबल होगा। ये नहीं कि वो अपने आप, उनके बाद में प्रीफ्रेंस खोले जाएंगे कि कौन कौन भरता है कौन नहीं भरता। मान लीजिए कोई बीच में से शुरू के 8000 में से 2000 नहीं भरते तो वो कट ऑफ चली जाएगी जो शुरू के 10,000 होंगे उन तक। इस तरह से दे रखा है। वो कमीशन पे डिपेंड करेगा कि वो कितने गुणे कैंडिडेट को बुलाते हैं। देखो इसमें लिख रखा है कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम द नंबर ऑफ द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इफ द नंबर ऑफ लेस देन, अगर 30 से पोस्ट कम होंगी तो उनसे 5 गुना बुलाएंगे। द कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम नंबर ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर ऑफ लेस देन, अगर 30 से कम होंगी तो उनसे 5 गुना बुलाए जाएंगे। और कम से कम 150 कैंडिडेट इफ द नंबर ऑफ बिटवीन द 30 एंड 40, अगर वैकेंसी 30 से 40 के बीच में होंगी तो 150 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। कैंडिडेट इक्वल द 4 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर ऑफ ग्रेटर देन, अगर 40 से ज़्यादा होंगी तो 4 गुना बुलाए जाएंगे। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से बुलाएंगे। जितने मान लीजिए 1000 वैकेंसी होंगी तो उनसे 4000 मतलब 4 से गुना करके 4000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इस तरह से दे रखा है। आफ्टर द CET रिजल्ट एलिजिबल कैंडिडेट सेल बी अप्लाई पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू, जो अभी मैंने आपको बताया उसी तरह जो आपके रजिस्ट्रेशन होंगे उसी पे। कट ऑफ डेट फॉर CET, कट ऑफ डेट विल बी क्लोज डेट एंड लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ CET। कट ऑफ डेट भी वही मानी जाएगी जो CET की लास्ट डेट होगी उसी से। पोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आफ्टर कंडक्ट ऑफ CET, तो देखो उसने दे रखा है कि ग्रुप सी पोस्ट अवेलेबल रिक्रूटमेंट ऑफ अटैच एट अनेक्सर H में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट द अप्रोक्स, लगभग दे रखा है
26,000 पोस्टें होंगी। टेंटेटिव दे रखा है कि 26,000 पोस्टें होंगी ग्रुप सी की। वो अलग अलग है, जो मैंने पहले वीडियो बना रखा है उसमें बता रखा है कि किस चीज़ की कितनी पोस्टें होंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि 26,000 सिर्फ कलर की ही पोस्टें होंगी। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें ग्रुप सी की जितने भी पोस्ट हैं वो सभी मानी जाएंगी इसमें। अब देखो उसके बाद में रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी मेंटेन रिजर्वेशन roster and embarking of vacancy to different category come back to under the domain of the concerned and department। देखो इसमें क्या दे रखा है कि देखो जैसे हम ये ब्लैक वाली लाइन देखते हैं, इसमें दे रखा है रिजर्वेशन कैटेगरी फिलिंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शैल बी अपलोड। वो कह रहा है कि जिस भी कैटेगरी को रिजर्वेशन में आती है वो कैटेगरी फील्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट की नेसेसरी होती है वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाएं। द बेनिफिट ऑफ द, देखो 3.3 में दे रखा है द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली दोज SC BCA BCB EWS ESP PWD और ESHM कैंडिडेट हुज आर बेनिफिट रेजिडेंट ऑफ हरियाणा स्टेट एंड सबमिट द एप्लीकेशन ऑफ द अगेंस्ट द रिजर्व कैटेगरी। सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेटों को ही रिजर्वेशन मिलेगा। देखो इसमें फिर एक और दे रखा है EWS सर्टिफिकेट विच एज पर द कंडीशन laid down the Haryana government and applicable for job in Haryana government issued by on or before cut off date shall only be considered EWS OPC certificate issued for job in central government will not be considered the irrespective and income maintain of the certificate। देखो उसके बाद में हम देखते हैं किस तरह से सारी डिटेल दे रखी है रिजर्वेशन के बारे में। जो भी हम इनकी PDF आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे, जिसको जिसमें डाउट हो वो देख सकता है, क्योंकि PDF बहुत बड़ी है इसलिए इनको हम पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो जो मेन चीज़ें हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो इसके बाद में देखो इसके बाद में रिलैक्सेशन ऑफ एज। रिलैक्सेशन एज भी वही है जो पहले प्रोसीजर होता था जिनको मिलता था, जैसे SC है, बैकवर्ड क्लास, अदर कैटेगरी और एक्सपीरियंस शैल बी एडमिशन पर रूल ऑफ इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट। और एक्सपीरियंस जो हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से जो पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं एक्सपीरियंस की वही होगा। एज रिलैक्सेशन इज नॉट एडमिशन ऑफ सन डॉटर एंड डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विस। वो कह रहा है कि एज रिलैक्सेशन में नहीं मिलेगा किनको, जो एक्स सर्विस मैन है उनके सन को, डॉटर को और उनके डिपेंडेंट को। अब देखो उसके बाद में आता है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन। जो भी प्रोसेसन रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेशन वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो अब हाउ टू अप्लाई में तो लगभग सभी कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं, तो इसके बारे में तो लगभग सभी को पता है। और हम बता भी चुके हैं कि 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और 13 जुलाई फीस की लास्ट डेट है। अब उसके बाद में दे रखा है फ़ोटो अपलोड करने के बाद में, तो फ़ोटो अपलोड लगभग सभी भर्तियों में ये होता है कि 3 महीने के अंदर की ही होनी चाहिए। कलर साइज और इसमें दे रखा है 2x2 की होनी चाहिए। इस तरह से लगभग सभी में यही होता है। एप्लीकेशन फीस वगैरह के बारे में भी वही है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर once allotted as per admit card will not be changed in commission reserve the right of diverted candidate of any center some other center to take the examination of administration। उन्होंने कमीशन ने कह रहा है कि सेंटर कोई भी चेंज नहीं होगा, जो कैंडिडेट का आएगा वही है जो एक बार दे दिया गया है। अब क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन का भी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया एज पर पॉलिसी ऑफ फॉर रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी एंड डी पोस्ट थ्रू कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। नोटिफिकेशन में जो भी दे रखा हुआ है क्राइटेरिया होगा। अब उसमें डॉक्यूमेंट टू अपलोड द एप्लीकेशन ऑफ द मैंडेटरी। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फिल किया है, जो अगर रिजर्वेशन ले रहे हो तो रिजर्वेशन की जो भी सर्टिफिकेट आपकी लगा रहे हो, जो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा रहे हो, उनकी सभी की स्कैंड
कॉपी चलेंगे, जो भी आप क्वालिफिकेशन वगैरह लगा रहे हो। अब बात करते हैं जो सबसे मेन मुद्दा है, वो सिलेबस फॉर CET एंड रिटन एग्जाम। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा? क्वेश्चन विल बी डिजाइन द टेस्ट एलिजिबिलिटी, जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट and its relevance to the society. The question will also be designed to test knowledge of the current event and such matter of the everyday observation as may be expect the examinee appear the the test will included question relative to India and neighbor country। वो कह रहा है कि GA में GK में जो भी क्वेश्चन आने हैं नहीं जनरल अवेयरनेस में, वो करंट होगा। सबसे पहले तो उन्हें दे रखा है करंट दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है कि द टेस्ट विल इंक्लूडेड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड नेबर कंट्री, जो इंडिया से रिलेटेड है और उनकी नेबर कंट्रीज है। एस्केवली पार्टिनिंग टू हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी भी आएगी इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा जिसमें पॉलिटी भी होगी और कॉन्स्टिट्यूट भी होगा। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी भी होगी, इकोनॉमिक्स भी होगी, जनरल पॉलिसी भी होगी, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे WHO है वगैरह जो भी है, इंस्टीट्यूशन, एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट, इवेंट, जनरल साइंस, कंप्यूटर लिटरेसी। तो इन सभी का मतलब एक कॉमन देखा जाए तो आपको SSC वाली ही GK पढ़नी है, जो क्योंकि NT आपका पेपर बना रहा है तो वो नेशनल लेवल का पेपर बनाता है और उनके पास क्वेश्चन बैंक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी ना, वो SSC लेवल की आएगी। इसी तरह आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग भी SSC लेवल की ही आएगी। उसमें लगभग सारे टॉपिक हैं, कोई एक आधा टॉपिक का सब टॉपिक नहीं हो तो बात दूसरी, लगभग सारे टॉपिक। इसी तरह क्वांटिटिव एबिलिटी फॉर द टेस्ट विल बी कवर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन के आएंगे, डायमेंशन के आएंगे। इसमें भी लगभग जो आप SSC का मैथ पढ़ते हो वही मैथ आएगा। अब आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आएगा अब, और उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। वही बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी वही आएंगे, मतलब ये मान के चलो जो आप SSC GD या फिर SSC MTS वगैरह का पेपर देते हो ना, वही सिलेबस है आपके पास आना है जो भी है, मतलब सारे टॉपिक्स वही है। तो आप मान के चलो कि आप SSC वाली तैयारी करनी है आपको, जो CET का पेपर होगा ग्रुप C के लिए। देखो हिंदी में दे रखे हैं शब्द, अलंकार, विकारी शब्द, वाक्य, अविकारी शब्द, पद, पदबंध, मुहावरे जो भी हम। अब जनरल नॉलेज ऑफ स्टेट, अब जनरल नॉलेज आती है स्टेट यानी हरियाणा की। जैसे हरियाणा का पेपर होगा CET तो हरियाणा की, तो लगभग हरियाणा की जनरल नॉलेज या GK भी सारी ही है। हिस्ट्री है, लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, सिविक्स है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, आर्ट, कल्चर, कस्टम्स, नॉर्म, सोसाइटी, करंट अफेयर एंड इवेंट ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा GK भी पूरी आएगी। तो इस तरह से मान के चलो कि आपका जो सिलेबस है वो SSC ही लेवल का सिलेबस है, तो आप SSC की तैयारी शुरू कर दो अभी से। फिर देखो उसके बाद में दे रखा है एग्जामिनेशन। ऑल कैंडिडेट हु रजिस्टर देमसेल्फ द रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइज, जिसने वो कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट जिसने भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है सीट बाय द क्लोजिंग डेट एंड टाइम विल बी असाइंड द रोल नंबर एंड इशू एडमिट कार्ड द अपीयरिंग द CET 2022। ऑल कैंडिडेट वो कह रहा है कि जो सभी कैंडिडेट है ना, जिनके भी रोल, उन सभी के रोल नंबर आएंगे जिन्होंने अपनी फॉर्म फीस वगैरह अपना फॉर्म पूरा क्लोज कर रखा है, वो सही है। देखो उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में वो कह रहा है कि आपको जैसे इन एडिशन टू द एडमिट कार्ड इज मैंडेटरी टू कैरी लिस्ट टू फोटो पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फॉर। वो कह रहा है कि जैसे आप पेपर देने जाओगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो ID प्रूफ होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी है। क्योंकि अब अगर आपने कोई नया फ्रेश कैंडिडेट है तो उसके लिए बाकी सभी कैंडिडेटों को पता है कि क्या ले जाते हैं HSC के पेपर में क्या नहीं। उसके बाद में अगर आप होते हैं तो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की होगी,
उसके बाद में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद में पोस्ट प्रेफरेंस होगी। पोस्ट प्रेफरेंस इसी तरह होगी, जिस भी डिपार्टमेंट में जितनी भी पोस्टें निकलेंगी, मान के चलो कि किसी भी 2000 पोस्टें निकलती हैं, तो उसने दे रखा है कि अगर 40 से ज़्यादा पोस्ट होंगी तो उनके लिए 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जिन कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा उसके बाद में उनकी पोस्ट प्रेफरेंस होगी। फिर उसके बाद में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, जो कैंडिडेट हैं डिसेबिलिटी वगैरह या जो भी, वो उसने फिर एक टाई केसेस भी दे रखा है, रिसोल्यूशन ऑफ टाई केसेस फॉर स्किल एंड और रिटर्न एग्जामिनेशन। उसके बाद में दे रखा है इन केस ऑफ वन कैंडिडेट स्क्वेयर द इक्वल एग्रीगेट मार्क ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन में, मान लीजिए कोई कैंडिडेट के 2 कैंडिडेटों के मार्क सेम आ जाते हैं और वो मेरिट में आ रहे हैं, यानी वैकेंसी कम है। जैसे मान के चलो कि 3 वैकेंसी हैं, तो एक कैंडिडेट तो मान लीजिए अलग है, एक के तो मान के चलो जी ज़्यादा नंबर है, 2 के बराबर नंबर है, तो उनमें से क्या होगा, फिर वो टाई वाला सिस्टम है। रिटर्न एग्जामिनेशन प्लस सोशल इकोनॉमिकल क्राइटेरिया विल बी रिजोल्व बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड ऑफ द, सबसे पहले मार्क इन रिटर्न, फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, और डेट ऑफ बर्थ भी साथ है तो बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो जो ओल्डर कैंडिडेट है, जो बड़ा होगा ना, उसे पहले प्रीफरेंस दिए जाएगी। उसके बाद में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नेम ऑफ कैंडिडेट, अगर डेट ऑफ बर्थ बराबर है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जिनके अल्फ़ाबेट के अक्षर पहले आएंगे उन्हें पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। फिर इसी तरह आंसर की के बारे में दे रखा है कि आंसर की विल रिस्पेक्ट टू स्किल एंड रिटन एग्जामिनेशन, आंसर की विल बी प्लेस्ड इन द कमीशन वेबसाइट। वो कह रहा है कि HSSC की वेबसाइट पे आपकी आंसर की डाल दी जाएगी पेपर पे बाद में। अगर कैंडिडेट में भी गो थ्रू द आंसर की इज सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन इफ एनी पेमेंट ऑफ RS 100 पर क्वेश्चन, वो कह रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन के अगर आपको किसी क्वेश्चन में गलत लगता है कि कमीशन का द्वारा दिया गया क्वेश्चन गलत है और आप बता रहे हो सही है, तो प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 100 रुपये फीस जमा करानी पड़ेगी, वो भी टाइम लिमिट के अंदर। तो ये तो आंसर की थी। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट एंड फाउंड गिल्टी, अगर कोई